morning to everyone present over here. Being digitally advanced in all the fields is the prime need of an hour. So how can we leave our finance? So for the same, for giving us the literacy in financial, we have the speaker of today, Mr. Jwalan Desai. So without any delay or dawdle, I would request our principal ma'am to kindly felicitate our speaker of today with the token of bond. A huge round of applause for the speaker who has spared his precious time and came over here for the same. Along with him we have Mr. Ramesh Patel, so I would request ma'am to kindly felicitate sir also. Ma'am, please. Let us know a few things about the speaker of today, that is Mr. Jwalan Desai. So, started his career with Gujarat East Finance Limited and worked for 3 years, and then joined Anagram Finance Limited and after that ICICI Bank. After leaving the bank, he joined Sharekhan and as a training manager for 3 years, but now he is working as a freelancer conducting investors awareness program since early 2020 till date. So now I would request sir to kindly come over here and share his views on the same. Sir, please. Which language you want me to talk? Hindi, Gujarati, English? Hindi. Okay, Hindi or see. बात शुरू करें उसके पहले आप लोग तो रेगुलर स्कूल या स्कूल गिनते हैं, हम स्कूल आते हैं, लेकिन जब हम बच्चे थे ना तो अपनी एक आदत थी, वो अभी तक नहीं गई। कौन सी पता है? वो तो हमेशा रहेगा, जाके लास्ट बेंच पे बैठ जाना है। अच्छा, मेरे साथ ये हमेशा होता है। तो मैं टीचर्स का जो स्पेशल इवेंट होता है ना, तो आई रीड इट दिस वे ओनली कि हमारी जो स्कूल की आदत थी लास्ट बेंच पे बैठने का। क्यों? क्योंकि शायद होमवर्क नहीं किया हो, शायद टेक्स्ट बुक लाना भूल गए, या कुछ भी रीजन हो सकता है, हाँ? तो हम आखिरी में बैठते थे। पर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सबके सामने इन प्रेजेंस ऑफ मैडम दैट मैं को कोई पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा। ओके, सो डोंट वरी ऑन दैट। अच्छा, वन मोर थिंग, यू नो, आई हैव सीन दैट कि सीबीएसई का जो भी कोई ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज होता है ना, तो टीचर्स बोलते हैं कि यार एक और इवेंट, अपना अच्छा सा दिन जल्दी भागना का, ये क्या कंपल्सरी बैठना पड़ता है। आई हैव कम अक्रॉस मेनी थिंग्स बिकॉज बहुत यूज्ड टू हो चुका हूँ मैं। तो प्लीज मैं ये बोलने वाला हूँ कि प्लीज डोंट कंसीडर इट कि एक और सेशन है, वो जाते हैं, अटेंड करते हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा सीबीएसई से, वेरी गुड करके आएगा। मैं यू नो आई डोंट से दैट कि यू सिट ओवर हियर फॉर योर सर्टिफिकेट और फॉर योर अटेंडेंस, कि हाँ आप आए थे, आप यहाँ पे मौजूद थे और आपका एक प्रेजेंस गिना जाएगा। बट अब यहाँ पे आ ही गए हो, राइट? तो आई वुड से दैट कि यहाँ से जो भी दिखाया जाए, जो भी बोला जाए, थिंक इट के व्हाट इज इन फॉर मी, मेरे लिए क्या है, मुझे क्या फायदा होगा, यहाँ से जो ये बोल रहे हैं क्या ये मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे इससे क्या फायदा होगा। एक फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए काफ़ी सारी जगहों पे मैंने देखा, कई टीचर्स को के स्पेशली लेडीज को कि हमारे हस्बैंड है ना मैनेज कर लेते हैं, यार मुझे इसमें कहाँ अभी ये सब करना है, बट जानने में बुराई क्या है।
माय पॉइंट इज, यदि मुझे चाय बनानी नहीं आती, ठीक है, और आप मेरे घर पे आए और आपने कहा कि यार ज्वलन एक बढ़िया एक कप चाय बना, अब मुझे बनानी नहीं आती तो, लेकिन अगर मैंने सीखा होता या मैंने आपको पूछा होता कि यार चाय में क्या क्या डालो, आपने बोला कि चलो इतनी चाय पत्ती डाल, इतनी शक्कर डाल, इतना दूध डाल और इसको गर्म कर, मसाला डाल, कुछ ये, अगर जान लिया होता तो जानने में क्या बुराई है? अमिताभ बच्चन भी केबीसी में यही कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर। आप मैनेज करो ना करो, लेकिन अवेयरनेस में क्या बुराई है, राइट? तो टेक दिस अपॉर्चुनिटी एज के आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक जैसे रेगुलर सीबीएसई के प्रोग्राम्स होते रहते हैं वैसा ही ये प्रोग्राम नहीं है। टुडे यू विल फील के पता नहीं क्या बोल रहा है, बट अगर आपने ये सुन के अगर इम्प्लीमेंट किया ना, तो आने वाले 4-5 साल बाद आप मैडम को थैंक यू कहोगे कि मैडम थैंक यू, ऐसा ऑर्गेनाइज किया और हमें बहुत फायदा हुआ। तो मैं ये मेरी बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जो ये यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस के व्हाट एग्जैक्टली आई मेंट बाय दिस वर्ड्स, दैट यू विल बी थैंकिंग मैडम आफ्टर say 4-5 years when you will see your wealth growing, right? और ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं ना कि हमारी भी कोई वेल्थ हो। आज हम मैडम उनके चेंबर में भी है, तभी हम बात कर रहे थे G20 के बारे में। देखो इंडिया ग्रो कर रहा है, राइट? इंडिया ग्रो कर रहा है। हमारे पीएम साहब ने कहा है वी विल बी नंबर 3 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ और नीदर आई एम सपोर्टिंग और अपोजिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी। मेरा मकसद यहाँ पे पॉलिटिकल बात करना है ही नहीं, बट पिछले 10 साल में हमने देखा 2013 टू टिल डेट कि इंडिया इज ग्रोइंग, राइट? तो एक चीज क्लियर है, इंडिया इज ग्रोइंग। सेकेंड है ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। देखो आज डेटा, सभी डेटा गूगल पे अवेलेबल है। अगर आप देखोगे कि 2 साल पहले वेयर वाज दिस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, 1 साल पहले, 6 महीना पहले, 3 महीना पहले, तो यू विल सी दैट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, राइट? तो इंडिया ग्रो कर रहा है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो आई क्यों ना ग्रो कर? आने वाले 4-5 साल बाद अगर मेरा नेबर ग्रो कर लिया, वॉट एवर परसेंटेज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू दैट परसेंटेज, बट ग्रो इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। मेरे ये फ्रेंड्स जो ग्रो कर रहे हैं अपनी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन, और मैंने ग्रो नहीं किया, और हम रास्ते में मिले और हमने ऐसी, आपने बोला कि यार ये 5-6 साल में आई मेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और मैं आपको 1 करोड़ एक्सक्यूजेस दे दूं, ये हुआ ना, ये नहीं हुआ ना, ये ऐसा हुआ ना, ये ऐसा नहीं हुआ ना, नेट रिजल्ट क्या है? मेरा वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ, सिंपल, राइट? कितने भी एक्सक्यूज दे दो, तो इधर यू गिव एक्सक्यूज और यू क्रिएट योर वेल्थ। तो क्वेश्चन ये है कि वेल्थ क्रिएशन कैसे करना है? तो आंसर भी हम एक दे रहे हैं कि यू कैन ट्राई आउट दिस, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हूं ये ही तरीका है, नो। सी यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, व्हाई शुड आई से दैट यू डू दिस एंड यू डोंट डू दिस? बट दैट इज माय ओपिनियन। अगर मैं कह रहा हूं म्यूचुअल फंड सही है, दैट इज माय ओपिनियन, बट it need not be I cannot superimpose my thoughts on you। ये अच्छा एक मिनट, मेरे आवाज आ रही है? ये आवाज बेटर है या माइक वाली? बिकॉज आई एम यूज्ड टू बोथ, इसीलिए माइक वाले बेटर है, ठीक है। नहीं वो एको ना हो फिर, यानी इसीलिए मैं बोल रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स तो कर रखे होंगे, कहाँ
ये मुझे नहीं समझना है, मुझे ये जानना है कि कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स रेगुलरली करते हो। वेरी गुड, वेरी गुड मैडम, बहुत अच्छा ये क्लास कहेंगे ना हम, ये बहुत सारी अवेयरनेस है। सो यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट? यहाँ पे किसी ने अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग की है, राइट? देखो, वेरी गुड। यू नो व्हाई रिटायरमेंट प्लानिंग? क्यों? मतलब जिसने हाथ खड़े किए उसने या जिसने नहीं किए उसने भी बोल सकते हो। अभी यू नो यू विल बी थिंकिंग कि ये अभी हम अच्छी सी जॉब कर रहे हैं, मुझे रिटायरमेंट की क्यों पूछ रहा है? सो माय पॉइंट इज कि हैव यू प्लान फॉर योर रिटायरमेंट? तो किसी रीजन से पूछा होगा। अगर आज आपको कहा जाए कि एवरी मंथ आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ 50,000 या 1 लाख रुपीस आपके अकाउंट में दे दिए जाएंगे, यू नो, कितना अच्छा लगेगा। See, I am not against your job, but कितने लोगों को बोलेंगे यार तो मैं जॉब ही छोड़ दूँ। ये यहाँ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और इंस्टीट्यूट्स में मुझे ऐसे भी जवाब मिले तो हम जॉब ही छोड़ दें, घर पे आराम से बैठे, राइट? एंजॉय ना करें अपनी हॉबीज, अपनी पैशंस को फॉलो ना करें हम, राइट? सो आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ यार जॉब भी क्या रखा है, छोड़ दो। आप छोड़ोगे मैं मैडम को जाके अपना रेज्यूमे दे दूँगा, मैडम उस जगह पर बिल्कुल नहीं लो, मैडम दे यू नो। सो दैट इज नॉट द आइडिया, बट पॉइंट इज टुडे वी ऑल आर वर्किंग फॉर से मनी, yeah, और मनी का if at all that is taken care of, if that is taken, your standard of living, see today you are young, you are energetic, you have all the strength, आपकी एक शक्ति है, एक क्षमता है, एक जोश है, बट आने वाले 5, 10, 15 साल बाद इतना जोश, इतनी ताकत, इतनी शक्ति नहीं होगी, है ना? तब लगेगा कि यार मेरे पास एक इनकम आती है ना, तो यार एंजॉय करो लाइफ। So this is the importance of financial planning. So we begin with this, that so what do you do with money? या हम 3 चीजें करते हैं, सेव करते हैं, बचत करते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं। कुछ पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं और कुछ पैसा हम स्पेंड करते हैं। अब स्पेंडिंग इज यू नो मैंडेटरी, घर का खर्चा, ये ऑल दैट, ओके। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेविंग एंड द इन्वेस्टमेंट? आराम से बैठ, आप लोग यहाँ पे इतने हाईली एजुकेटेड, इतने मेरे से भी बड़े, बहुत बड़े हो, आप आराम से बैठ के बात करो। इट इज कंप्लीटली इनफॉर्मल, नथिंग फॉर्मल अबाउट इट, एंड मैडम सेड वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होता है इन्वेस्टमेंट में, जब सेविंग्स में नहीं होता, राइट? जो आपकी सैलरी अकाउंट में जो सैलरी आती है, दैट इज योर सेविंग, यू नो, वो आपके अकाउंट में रहता है, बट इट इज नॉट जनरेटिंग good profit or good interest amount. तो क्यों करना है good investment? क्यों करना है? सेविंग्स भी तो ठीक है ना, that money can grow, okay. अच्छा, यहाँ पे कोई wrong answer नहीं है, right? See, that is your answer, so need not be that वही correct हो या वही wrong हो, it's all informal. प्लीज ट्रीट मी एज के एक फ्रेंड है, वर्षों से हम फ्रेंड रह चुके हैं, आज रास्ते में मिल गया और हम बातें कर रहे हैं, तो हम बातें करेंगे तो कैसे एकदम इनफॉर्मल वे में बातें करेंगे, राइट? तो माय आइडिया इज कि एकदम इनफॉर्मल जवाब, इसमें कोई दिस इज द राइट आंसर या दिस इज रॉन्ग आंसर या ये सही आंसर, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? देखो यहाँ पे काफी सारे उम्र में बड़े भी लोग बैठे हैं। आज से कुछ साल पहले, यानी से 15-20 साल पहले,
अगर मैंने आपको पूछा होता कि आपके घर का एक्सपेंसेस पर मंथ एक्सपेंसेस कितना है, राइट? तो रफली आपने कहा होगा 3,000 5,000 अराउंड से 20 years बैक, हाँ 20 years बैक कितना 3,000 5,000। उस दिन मैंने आपको कहा होता एक दिन आपके घर का खर्चा 30,000 या 50,000 होगा, आपने मुझे क्या कहा होगा पता है? जाएगी नहीं, अब जाए, तू पागल है, मैं पागल नहीं। बट आज ये हुआ, राइट? तो आने वाले 15-20 साल में क्या ये 50,000 ही रहेगा? अभी आई डोंट वांट टू नेम अ फिगर, 5 लाख 3 लाख 2 लाख, व्हाई शुड आई नेम इट? बट ये भी तो बढ़ेगा, राइट? तो ये क्यों बढ़ा? इन्फ्लेशन। Now what is inflation? सिंपल, बहुत सिंपल डेफिनेशन, इसका कोई टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है, इसमें टेक्स्ट बुक का वो आंसर देना जरूरी नहीं। और इंक्रीजिंग, यस, ठीक है। अब आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। अगर मैडम ने इन द ईयर 2010 मुझे 100 रुपीज का नोट दिया होगा, ब्रांड न्यू नोट एकदम बड़ा, और अभी भी ऐसा है कि एक नई नोट आती है ना, वी डोंट जनरली फील लाइक स्पेंडिंग इट, उसको रखते हैं, है ना? तो मैडम ने मुझे 2010 में 100 रुपए का नोट दिया, वो एकदम कड़क सा था, तो मेरा दिल नहीं करता था उसे स्पेंड करने का, तो मैंने क्या किया, अपने कबोर्ड में उसको संभाल के रख दिया, राइट? अब आज 23 में मैं जब अपना कबोर्ड खोल के देखता हूँ तो मैडम का वो 100 रुपए का नोट ही रहा, 1 रुपया भी बढ़ा नहीं, राइट? सो आई सेव दैट मनी, बट वो कुछ ज्यादा रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाया, वैल्यू, ठीक है। सेकेंड, क्या हुआ कि अगर जब मैडम ने मुझे 2010 में वही 100 रुपीज दिए होते और मैं एक समोसा वाला के पास गया होता, तो रफली उसने मुझे 20 समोसे दिए होते, राइट? आज यदि वही 100 रुपए लेकर मैं समोसे वाले के पास जाता हूँ और रफली मुझे 5 समोसा देगा, तो ये 15 समोसा कौन खाएगा? दैट इज इन्फ्लेशन, राइट? तो महंगाई। तो सेकेंड थिंग इज परचेजिंग पावर, जो मेरी खरीद शक्ति है वो कम हो रही है। तो व्हाट इज द मेजरमेंट के मेरे पैसे ग्रो हो रहे हैं? अगर पिछले साल अगर 100 रुपया मैंने सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखा होगा, तो आजकल क्या चल रहा है सेविंग्स बैंक अकाउंट? 3%, 3 या 2.5, मेक इट राउंड फिगर 3%, राइट? तो अगर पिछले साल 100 रुपीज मैंने सेविंग्स में इन्वेस्ट किए होते या डिपॉजिट किए होते, आज रुपए हुआ, ठीक है? बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इन्फ्लेशन इज 7%। तो पिछले साल जो चीज 100 रुपए की मिलती थी, आज वो 160 रुपए की हो गई, और जो 100 रुपए मैंने डिपॉजिट किए थे मेरे सेविंग्स अकाउंट में, वो आज 103 हो गए। अब मैं कह रहा हूं कि आपके पैसे ग्रो नहीं हो रहे, तो आप कहोगे कि देखो 100 रुपए थे 103 हो गए। इन टर्म्स ऑफ अमाउंट इट हैज इंक्रीज्ड, बट इन रियल सेंस इट इज नॉट इंक्रीज्ड। तो आज मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, घर जाके आपके जहां जहां भी इन्वेस्टमेंट किए हैं वो देखना कि whether it is generating more profit than the rate of inflation. If at all it is generating more percentage than the inflation rate, then you are making money, then your wealth creation is happening. But if at all it is earning less than the inflation rate, अब as of now it is 7, maybe कल कुछ और हो सकता है, हाँ? तो उसको देखते रहना। So that is it. You should get returns more than your inflation, rate of inflation, right? So this is exactly 5% से गिना, अभी ये तो 7% है,
तो जो 30,000 है उसका एक्सपेंस बढ़ रहा है। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमारा सैलरी भी तो बढ़ रहा है, बट ऑनेस्टली डू यू फील लाइक द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस जो बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से अपनी सैलरी भी बढ़ रही है? नहीं, राइट? इट इज अक्रॉस दिस, सो मतलब इट इज नॉट वन और द अदर पर्सन, इट इज अक्रॉस द इंडस्ट्री। सीबीएसई के सारे स्कूल में यही है। तो इट इज नॉट दैट आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनीवन दैट दिस गाय और दिस पर्सन हैज सेड दिस, सो यहाँ पे नेम पॉइंटिंग एंड ऑल, बट यस, तो आने वाले कुछ सालों में जैसे ये प्राइस इंक्रीज हो रही है तो आप कहोगे कि ज्वेलर क्यों डरा है, हमारे पास लाख रुपए तो है, बट वो लाख रुपए इफ एट ऑल यू हैव नॉट इन्वेस्टेड इन प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट मतलब आप जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स करते हो वहाँ पे, तो ये जैसे इसकी वैल्यू कम हो रही है 1,80,000, 50 एंड 35, probably that is the purchasing power, that is हमारी जो खरीद शक्ति जो है वो, तो that is the reason why we need to, so what is the solution? Start saving, मतलब start investing, earlier the better, ठीक है? क्यों? क्योंकि जितना जल्दी होगा उतना आपका कॉर्पस बड़ा होगा, है ना? फिर प्रोग्रेस फ्रॉम सेविंग टू इन्वेस्टिंग, आज तक आप सेव करते थे, सेविंग के लिए कोई ये नहीं था, क्वेश्चन ही नहीं था, यस एवरीवन वर सेविंग, बट नाउ द आइडिया इज टू मूव योर थिंकिंग फ्रॉम सेविंग टू इन्वेस्टिंग। सेविंग तो कर ही लेते हो, बट उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करो, राइट? Put money to work rather than accumulating. देखो आप लोग बहुत मेहनत करते हो पैसे कमाने के लिए और आपका पैसा आराम कर रहा है बैंक में। I have come to give you a thought that let your money work and you enjoy your life. मतलब कि ये कहावत सुनी होगी, पैसा पैसे को खींचता है। हमने कहावत सुनी है पर कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ अगर उस पैसे जो बैंक में आराम कर रहा है सेविंग्स में या जहाँ पर भी, मैं नाम नहीं देता, पर जहाँ पर भी जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है वो आराम कर रहा है, उसको वहाँ से निकालो और वो आप बहुत आराम कर लिए, अब चलो और उस जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे वो रिटर्न जनरेट करके आपको ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन, राइट? सो benefit of power of compounding. So what is financial planning? तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या मतलब यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं क्यों? तो what is financial planning? तो फर्स्ट डिफाइन फाइनेंशियल गोल। हम पैसा क्यों इकट्ठे करते हैं? मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूँ जहाँ पे हम क्यों फाइनेंस यानी हमें हमारा क्या क्या गोल हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है? मैं चाहता हूँ यार मैं भी 100-500 करोड़ मेरे पास हो, बट मेरी अभी पोजीशन क्या है, राइट? वो भी तो जरूरी है, ठीक है? क्रिएट एसेट एलोकेशन एंड इवैल्यूएट। एसेट एलोकेशन मैं बाद में बताऊंगा क्या है, जो लोग जानते हैं प्रेजेंट गुड भी तो मैं बाद में बताता हूँ क्या है, ठीक है? फिर इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली, तो ये सारे जवाब मैं ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन बताते रहता हूँ। So what is, why it is important? ये theoretical है, but जो अभी हमने देखा, एक हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी एक अलग सी हो गई है। आप देखो आपके पापा मम्मी, आपके दादा दादी, उनकी एक लाइफस्टाइल थी। एक जमाना हुआ करता था कि हमसे 5 घर दूर एक टेलीफोन हुआ करता था और हम प्राउडली किसी को कहते थे ये मेरा टेलीफोन नंबर है, कुछ भी काम हो मुझे फोन वहाँ पे करना, बोलना, हमको बुलाए, हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, वो लोग हमें बुलाएंगे। That was one phase. जिन्होंने वो देखा है वो they would be knowing this. ये right ना? है ना? ऐसे phase आया कि मेरे घर में लैंडलाइन फोन आया। आज हम उसको डब्बा बोलते हैं और हमने शायद निकाल भी दिया है, लेकिन जिनके घर पे लैंडलाइन फोन था उस दिन आपके घर पे लैंडलाइन फोन है, उस दिन आपने मिठाइयाँ
तो आप क्या बोलते मुझे? बट आज ये सही हो गया है, छोटे बच्चे 1.5 लाख का फोन लेके आईफोन लेके घूमते हैं। सो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, हमारे जो लाइफस्टाइल है। आज हम बच्चों को पूछे ना वेकेशन में क्या करना है, तो बोलते हैं पापा हम घूमने चलते हैं, विदेश जा रहे हैं। फिर बोलते हैं ना मामा के घर जाना है, मामा के घर बाहर के पहले मेरा वो फ्रेंड है वहां जा रहा है, वो फ्रेंड वहां जा रहा है, तो मुझे वहां जाना है। सो नथिंग रॉन्ग, हमने कभी अपने पापा मम्मी को ऐसा नहीं कहा कि हमको एब्रॉड जाना है, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। सो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं हम, हाँ हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये बढ़ रहा है तो वो लाइफस्टाइल मेंटेन रहना है, हम अपने लास्ट डे तक ये लाइफस्टाइल मेंटेन हो, राइट। तो व्हाट इज दिस गोल बेस, ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया है। हम देखते हैं होम, मैं अभी जैसे रेंट पे रहता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं एक अपना 2 बेडरूम हॉल किचन में रहूँ। मैं अगर 2 बेडरूम हॉल किचन में रहता हूँ तो मैं सोचता हूँ अपना एक बंगलो बनाऊँ। मैं अगर एक बंगलो में रहता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं अपना एक फार्म हाउस दे दूँ। सो नथिंग रॉन्ग विद दैट, द आइडिया इज कि आई वांट टू अपग्रेड माय सेल्फ, राइट। सो आई नीड मनी फॉर होम, राइट। फिर है एजुकेशन। अब बच्चों का एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मेडिकल में अगर एडमिशन लेना हो तो आज कितना एक्सपेंस होगा। अगर यदि से माय एग्जांपल कि मैं अगर मेरी डॉटर है उसको मेडिकल में जाना है और आज उसको एडमिशन लेना है तो कितना खर्चा होगा? एनी रफ फिगर? 1.5 करोड़, ठीक है। बट आई विल टेल यू समथिंग, मेरी बेटी तो अभी छोटी है, 2nd स्टैंडर्ड में, वो कब 10 साल बाद 12वीं कक्षा में आएगी और उसको तब मेडिकल में जाना है। और आई नो माय डॉटर इज वेरी इंटेलिजेंट, राइट। तो मैं उसको बोलता हूँ बेटा तुम डॉक्टर बन, वो उसका भी एक ख्वाहिश है वो डॉक्टर बन। 10 साल बाद 1.5 करोड़ इकट्ठा करना है ना मुझे, ज्यादा, तो उसकी प्लानिंग मैं कब करूंगा? आज से करना पड़ेगा। 10 साल बाद मैं मेरी बेटी को ये बोलूं कि बेटा तू बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे पता है, तू बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगी, ये भी मुझे पता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बोल पाऊंगा मैं ऐसे? फिर कुछ बोलते हैं कि सर स्टूडेंट लोन है ना, पर हमें रीपे भी करना पड़ता है ना, लोन लेके लंदन तो नहीं भाग सकते ना, जैसे हमारे कुछ लोग भाग गए। सो आइडिया इज अगर मुझे मेरे बच्चों का एजुकेशन का प्लानिंग करना है तो मुझे कब करना है? आज करना है, राइट। और फिर रिटायरमेंट प्लानिंग। अब जिन्होंने यहाँ रिटायरमेंट प्लानिंग कर रखी है उनको तो बहुत बड़ा धन्यवाद, लेकिन जिन्होंने नहीं किया मैं उनको बोलता हूँ कि आप इस पे ध्यान दीजिए कि रिटायरमेंट प्लानिंग। कई लोग हैं ना ये सोचते हैं कि प्रोविडेंट फंड ग्रेजुअली पेंशन आएगा ना चलेगा, अपना 10-15 साल तो आराम से निकल जाएंगे। अभी हम यहाँ पे किसी को पैर छूते हैं ना तो हमें आशीर्वाद क्या देता है? 100 साल जियो। किसी का आशीर्वाद सफल हो गया तो हमने प्लानिंग सिर्फ 70-75 तक का किया और अभी हम 100 साल जी रहे हैं। पूरी जिंदगी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। एट द एज ऑफ 75 किसी को कहोगे 5 रुपये के, nobody will give it. Exactly. तो my point is रिटायरमेंट प्लानिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन मैंने किया है तो आंसर भी मैं दूंगा, राइट। बट माय पॉइंट इज दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। फिर विदेश जाना है तो पैसे चाहिए, राइट। अगर मेरे पास एक छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है तो पैसे चाहिए। सो ट्रैवल का, अच्छा ट्रैवल की बात करता हूँ तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे जैसे अभी छुट्टियाँ गई और अभी दिवाली की छुट्टियाँ आने वाली है, तो कोई
पे जाके बोलते हो तुझे जहाँ की टिकट देनी है वहाँ की दे दे, हमें एक हफ्ता घूमने जाना है। ऐसा कोई करता नहीं? कितना प्लानिंग, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या साइट सीइंग करेंगे। एक हफ्ता रहना है, उसके लिए इतनी सारी प्लानिंग, यहाँ पूरी जिंदगी जीनी है, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं। ये बात है, दिस इज व्हाट आई हैव कम फॉर, प्लान, राइट? सो कहाँ का प्लान हम कर सकते हैं, कहाँ का? बैंक डिपॉजिट्स। अब बैंक डिपॉजिट्स यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में कितना मिलता है? 6-7%, और इन्फ्लेशन क्या हो गया? 7%। तो वी आर एक्चुअली नॉट मेकिंग मनी। सो अच्छा, दूसरी बात, मजे की बात, 7% से फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर का एफडी का है, हाँ? अब 4 महीने के बाद मेरे को पैसे की जरूरत पड़े, तो आई एम विड्रॉइंग दैट एफडी तोड़ रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं, हाँ? तो मुझे वो 7% देंगे नहीं तो कम। तो पहले से ही वी वर नॉट मेकिंग मनी, एंड नाउ वी आर गेटिंग इवन लेस देन व्हाट वाज told or what was committed by the bank to us. So I am not saying what to do, what not to do. You are very intelligent. I was branch manager with bank, so मैं ये नहीं कह रहा हूँ, but you know that कि क्या करना है। Second is insurance. Insurance मैं बोलूँ सबको लेना चाहिए। Life insurance सबको लेना है। यहाँ पे हम जितने लोग हैं ना, सबकी एक्सपायरी डेट है, सिर्फ हमें ये पता नहीं हमारी वो कौन सी एक्सपायरी डेट है। मैं अगर अभी मर गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है पता है? मैं जी गया क्योंकि तभी मैं अगर जिंदा हूं तो मुझे सारे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, उसके लिए पैसे चाहिए। मैं मर गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इंश्योरेंस हर एक को लेना चाहिए, बट अगर जैसे मैं, कई लोग बोलते हैं मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, बट वो आपको तो मिलने वाला नहीं है। यदि वो 1 करोड़ मेरे परिवार को मिले, उसके लिए मुझे मरना, मजा तो तब है जब वो 1 करोड़ मुझे मिले, वो 1 करोड़ से मैं एंजॉय करूं, वो 1 करोड़ से मैं मेरे फैमिली को एंजॉय कराऊं, और मैं अपनी आंखों से देखूं कि मैं वो 1 करोड़ से मैं और मेरी फैमिली एंजॉय कर रही है। वरना मेरी फैमिली को 1 करोड़ मिले, इसके लिए मैं मर जाऊं? Is it? But इंश्योरेंस किसे क्यों काम आता है? सपोज आई एम द ओनली ब्रेड अर्नर फॉर माय फैमिली। सपोज मेरे घर में मेरे मम्मी पापा है, वाइफ है, डॉटर है, और मैं अकेला ही ब्रेड अर्नर हूँ। मैं ही काम करता हूँ, मेरी वजह से घर चलता है, और मुझे इसी महीने कुछ हो गया तो अगले महीने मेरे फैमिली का घर का खर्चा कैसे होगा? राइट? तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। मैं ये नहीं कहता हूँ इंश्योरेंस मत लो, बट इंश्योरेंस का क्लैरिटी रखो कि इंश्योरेंस इज एज अ सेफ्टी, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। गॉट इट? सो इंश्योरेंस डेफिनेटली लो। आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, शायद आपको ये सुविधा यहाँ से भी मिलती होगी, यू नो, हेल्थ इंश्योरेंस के टर्म्स में या मेडिक्लेम के टर्म्स में। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, बट आई विल सजेस्ट दैट यू शुड हैव योर ओन हेल्थ इंश्योरेंस, यू शुड हैव योर ओन लाइफ इंश्योरेंस, राइट? स्कूल तो उसमें मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल्स, सो प्लीज, मतलब ये सब मैं डिस्कस करने नहीं आया, राइट? फिर है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में एक चीज है, प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं और करना भी चाहिए, बट प्रॉपर्टी में एक ही चीज क्लियर रहना कि प्रॉपर्टी इज नॉट दैट लिक्विडिटी इजी, राइट? यानी सपोज अब एरिया का इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना। सपोज यहाँ इसके बाहर मेरा एक बंगलो है विच इज कॉस्टिंग से 10 करोड़, ठीक है? अब मेडिकल इमरजेंसी किसी भी इंसान को कभी भी हो सकती है, राइट? अब मेरा 10 करोड़ का बंगलो है इधर, राइट? और मेडिकल इमरजेंसी आ गई, मैंने सबके कहा कि भाई मेरा बंगलो ले लो, 10 करोड़ का है, ले लो। आप बोलोगे
क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, जरूरत मुझे है, आपकी गरज नहीं है, मुझे है। तो आप यू आर एट द बार्गेनिंग एज, यू नो बेनिफिट ऑफ बार्गेनिंग। आप बोल के 9.5 करोड़ चाहिए तो ये नहीं करना। अच्छा, तो अगर इजी लिक्विडिटी मिल जाती है, अगर इजी बायर सेलर का डील होता है तो मेरे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, राइट। अच्छा, सेकेंड थिंग, सपोज मुझे सिर्फ 10 लाख की जरूरत है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा बंगलो जो बिकने को है ना, उसमें सिर्फ मैं हॉल बेच रहा हूँ, बाकी के बेडरूम किचन सब दे रही नहीं ना, तो वो पार्ट नहीं हो सकता, राइट। फिर गोल्ड, बीइंग इन सूरत, गोल्ड के बारे में बोलना बहुत ही डेंजरस टॉपिक है, बट आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल कि गोल्ड आप क्यों लेते हो? एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेके रख देते हो, एक चूड़ी या यू नो इयररिंग्स एंड नेकलेस एंड ऑल दैट, जो लेते हो उनकी बात करें आप। क्यों? अच्छा, मैं फिर उनको पूछता हूँ कि आप क्यों ये? देखो मेरी बेटी है ना, छोटी है, 2 साल की है, अब वो जब शादी करेगी ना तो उसको मैं ये चूड़ी, गहना, कंगन सब दूंगी, ठीक है। अब वो 2 साल की बच्ची 20 साल बाद बड़ी होती है, शादी के लिए रेडी होती है, फिर मम्मी उसे कहती है, लो बेटी ये कंगन, ये गहना, ये बूटी, ये जो भी नेकलेस जो भी है। बेटी क्या बोलती है? मम्मी ये तो बहुत ओल्ड फैशन है, मम्मी ये नहीं चाहिए मुझे। आपने 20 साल उसको घर पे संभाल के रखा, कबोर्ड में, बाहर कहीं जाते नहीं देखे, चोर आएगा मेरा गहना चोरी गया तो। और दूसरा क्या, आप लॉकर में रखते थे, क्यों? क्योंकि अरे घर में चोर आ सकते हैं, बैंक के लॉकर में रखे तो लॉकर का रेंट पे करते थे, है ना। तो यहाँ पे एक गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड फंड होता है विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू गोल्ड। अभी गोल्ड का भाव क्या है? राउंड फिगर 60,000, ठीक है। तो गोल्ड के जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड फंड जो होते हैं, दे आर ऑल्सो मोर और लेस नियर 60,000। अब मानो कुछ वजह से गोल्ड का भाव कम हो गया, से 55,000 आ गया, तो ये गोल्ड बॉन्ड भी करीब करीब 55,000 में आ गया। और आने वाले 15-20 साल बाद गोल्ड अगर 2 लाख हो गया तो ये गोल्ड बॉन्ड भी ऑलमोस्ट 2 लाख हो जाएगा। तो बेनिफिट तो सेम ही हुआ, पर आपको कोई टेंशन ही नहीं। घर में वो गोल्ड बॉन्ड का स्टेटमेंट है और चोर आया वो स्टेटमेंट ले गया, आप जाके बोलो कि भाई एक स्टेटमेंट भेज दे, वो दोबारा स्टेटमेंट भेज देगा, बट आपका वो गोल्ड इन्वेस्टमेंट तो सेफ है। सो हाँ जी, गोल्ड बॉन्ड में 2.5% इंटरेस्ट भी, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इंटरेस्ट भी। थैंक यू सर, मैं बताने ही वाला था पर मेरा वो फ्लो जो होता है ना, अरे थैंक यू सर, सॉरी मत बोलो। तो पॉइंट इज आई एम वेरी हैप्पी दैट हियर देयर आर सो मेनी टीचर्स हु आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। ये मैडम आपको मतलब खुश करने के लिए नहीं, लेकिन जेन्युइन फीडबैक है कि ऐसे बहुत कम स्कूल्स है या ऐसे बहुत कम कॉलेजेस है जहाँ पे इतने वेल इन्फॉर्म्ड टीचर्स होते हैं। तो पहले तो सबके अपने लिए ही तालियां बजा देते। थैंक यू, आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। सो गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड फंड, ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गोल्ड मत खरीदो, कल से आप अरे जो गोल्ड लिए है, बट मेरा कहने का मतलब है कि जो आप गोल्ड लेते हो वेस्टेज फॉर्म में या जो भी फॉर्म में लेते हो वैसे ही पड़ा रहता है। और तो उसके लिए अगर, और हम क्या करते हैं, देखो 10 साल पहले 18,000 20,000 का गोल्ड था, आज 60,000 हो गया। हम कभी उस पर चलो बेच दो, फिर थोड़ा नीचे आएगा तो खरीद लेते हैं, ये नहीं करते, राइट। फिर है बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड और गवर्नमेंट ये सिक्योरिटीज, दे आर वेरी सेफ गवर्नमेंट की है तो, बट उसमें एक ही प्रॉब्लम है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 6% 7% है जो कि इन्फ्लेशन है, तो जनरेटिंग वेल्थ नहीं होता है। एंड स्टॉक्स, शेयर मार्केट में कुछ टीचर्स या कुछ सर्व कर रहे होंगे, वेरी गुड, बट मुझे बताओ क्या हमारे सारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होते हैं, राइट। तो वी कैन नॉट डिपेंड ऑन दैट स्टॉक मार्केट बिकॉज हाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली फायदा है, बिकॉज
stock market needs lot of research, lot of analysis, lot of data, right? तो वो कहाँ से आए? That is the reason why stock market. तो अभी बचा क्या? Then वो सारी बातें कंपेयर करने के बाद आता है कि एक है म्यूचुअल फंड. तो अभी हीरो, हमारा हीरो अभी आ रहा है एंट्री, म्यूचुअल फंड्स. तो क्या क्या होना चाहिए? इन्फ्लेशन, जो मैंने आपको कहा कि ऊपर, व्हाट योर इन्वेस्टमेंट, टिपिकल योर इन्वेस्टमेंट शुड बी, इट शुड फाइट इन्फ्लेशन फॉर यू, यानी इन्फ्लेशन से ज्यादा कमा के देना चाहिए. ठीक है, इट शुड प्रोवाइड इनकम व्हेन यू नीड. अब वो 10 करोड़ का बंगला है, अभी मेरे को मेडिकल इमरजेंसी आई, पर अभी मैं बेच नहीं पा रहा हूँ या मैं उसका कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ वो 10 करोड़ का बंगला का. ठीक है, जब मुझे इनकम चाहिए, मुझे पैसे मिलने चाहिए यार, मेरे 10 करोड़ है. ठीक है, बी एक्सेसिबल एंड यूजेबल इन पार्ट्स. कुछ जगह पे ऐसा होता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट मेरी अगर 1 करोड़ की या 1 लाख की है, मुझे सिर्फ 10,000 रुपए चाहिए, वो बैंक वाले कहते हैं कि एवरी तोड़नी पड़ेगी, राइट? बट तो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट हो कि मैं अगर वो पार्ट भी ले रहा हूँ तो मेरी जो कैपिटल है उसको इफेक्ट नहीं हो रहा है, राइट? फिर ग्रो ओवर अ टाइम, एप्रिशिएट ओवर अ टाइम, राइट? और रियलाइजेबल एट फेयर वैल्यू, जब चाहिए तब मुझे वो पैसे रियलाइज होना चाहिए. तो यहाँ पे आता है म्यूचुअल फंड. अच्छा, जानना है म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है? इज इट इंटरेस्टिंग या यू आर फीलिंग बोर्ड? क्या या मिक्स इंटरेस्टिंग है? अच्छा, आगे मतलब शुड आई कंटिन्यू और शुड आई? धीरे धीरे आवाज आ रहा है, नहीं, you are enjoying that? Good, good, good. So, म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं. तो क्या, अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है म्यूचुअल फंड में. है कोई टीचर्स, सर्स, राइट? तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? गुड. क्या होता है, मैं कुछ बोलूँ ना उसके पहले अपनी टीचर्स की एक टेस्टिमनी मिल जाए ना, तो इट मेक्स मोर कन्विंसिंग. हाँ, तो क्या होता है, एक कंपनी है, एक कंपनी यहाँ पे, जैसे आगे मैं एक आपको ऑब्जेक्टिव देता हूँ कि आप लोग मुझे पैसा दो, मैं आपका पैसा, से फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला हूँ और आई विल जनरेट गुड रिटर्न्स एंड आई विल गिव इट टू यू. तो आप लोग क्या सोचते हो कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, उतना डेटा नहीं है, उतना रिसर्च और उतना एनालिसिस करने का टाइम भी नहीं है, बट इन लोग प्रोफेशनली कर रहे हैं, इनको पता है, तो और इन्होंने जनरेट करके दिया भी है अच्छा रिटर्न, तो चलो व्हाई नॉट गिव इट टू देम, राइट? तो इस तरह आप लोग इकट्ठा होकर पैसा देते हो. अब किसी ने 500 रुपए दिए, किसी ने 1000 रुपए दिए, किसी ने 5000 दिए, किसी ने लाख रुपए दिए. ठीक है, तो मेरे पास एक पैसा इकट्ठा हुआ और वो जो पैसा इकट्ठा हुआ दैट इज म्यूचुअल फंड. अब वैसे ही जैसे यहाँ पे हम लोग ये 80 पीपल बैठे हैं, सोचो एक कंपनी पूरी इंडिया की पब्लिक को बोलती है कि आप लोग मुझे पैसा दो. ठीक है, अब इंडिया की पूरी पब्लिक को देते हैं, तो ये अभी यहाँ पे हमने जो पैसा इकट्ठा किया दैट वुड बी few thousands or maybe few lakhs, बट जब वो म्यूचुअल फंड कंपनी पूरी इंडिया की पब्लिक को कहती है तो इट गोज इनटू करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ ऐसा अमाउंट हो जाता है. अब उसको मैनेज करना पड़ता है, राइट? तो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड फंड मैनेजर हु इज मैनेजिंग द शो. बट ये फंड मैनेजर एक इंसान नहीं होता. क्या होता है, देखो आपने सुना होगा कि अरे आज अमेरिका का मार्केट गिर गया, कल अपना मार्केट गिर जाएगा, राइट? तो देयर हैज टू बी सम कोरिलेशन बिटवीन यूएस मार्केट एंड इंडियन मार्केट, राइट? रशिया यूक्रेन में लड़ाई हुई, अपना मार्केट गिर गया, तो कुछ तो रिलेशन होगा. तो एक टीम होती है जो टीम पूरा रिसर्च करती है कि इंडिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है और उसका इम्पैक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट पे क्या होगा.
ठीक है। अच्छा, इंडिया के स्टॉक मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो हर एक में डिफरेंट इफेक्ट होती है। अच्छा, नीचे गया तो हर सेक्टर नीचे नहीं जाता, राइट। अच्छा, सेक्टर में भी अलग अलग शेयर्स होते हैं, राइट। तो कोई शेयर 2% डाउन है तो कोई 8% डाउन है तो कोई 1% अप भी होता है, राइट। तो ये पूरा काम एक रिसर्च टीम करती है, पूरी टीम रिसर्च करके वो टेबल पे रखती है फंड मैनेजर की, और फंड मैनेजर उस रिसर्च के बेस पे एक्शंस लेता है, ठीक है। फिर आज जैसे मैडम ने इन्वेस्ट किया, पर यहाँ सर ने पैसे विड्रॉ किए, तो मुझे इनकमिंग फंड और आउटगोइंग फंड का भी हिसाब तो करना पड़ेगा। सिर्फ मैडम ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं मेरे से और मैं वो पैसा इन्वेस्ट कर दूं स्टॉक मार्केट में, तो मुझे सर को तो पैसा देना है। तो मेरे को इनकमिंग फंड एंड आउटगोइंग फंड का भी प्लानिंग करना पड़ता है, राइट। तो दैट इज व्हाई द होल टीम लुक्स इनटू दिस। ये तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूं कि ऑल दिस आर द फंक्शंस ऑफ अ म्यूचुअल फंड। तो ये सब होके क्या होता है, जब फंड इन्वेस्टर फंड मैनेजर को पैसे देता है, फंड मैनेजर इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और वो स्टॉक्स रिटर्न जनरेट करके रिटर्न किसको देते हैं, इन्वेस्टर्स को देते हैं। क्यों इन्वेस्टर्स को देते हैं, हमारा पैसा है, राइट। तो इसीलिए ये हमें पैसा मिलता है। तो दिस इज द साइकिल ऑफ म्यूचुअल फंड। तो क्या हो गया, इट इज प्रोफेशनली मैनेज, ठीक है। इनके पास पूरा प्रोफेशनलिज्म है, पूरा ट्रांसपेरेंट है। जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया उनको पता है ये ऐप आती है, रोज सुबह उसमें देख लेना कितना बढ़ गया कितना कम हुआ। जिस दिन मार्केट गया हो ना, उसके दूसरे दिन देखना ही नहीं, खाली है सुबह उनके दिल जले ना यार कितना कम हो गया है। बट माय पॉइंट इज ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस के आपको पता चलता है एवरी मोमेंट के आपकी वैल्यू ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ी या कितनी कम हुई। सो इट इज दैट ट्रांसपेरेंट। फिर लिक्विडिटी, 2 वर्किंग डे में आपके पैसे मिल जाएंगे, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि आपने जितना भी इन्वेस्ट किया हो 2 वर्किंग डे में आपको पैसा मिल जाता है। फिर वेल रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी का नाम सुना है? सेबी इज लाइक अ पुलिसमैन। अब पुलिसमैन देखो, सिग्नल पे हम अगर बाइक लेके खड़े हैं और रेड लाइट होती है ना, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट देखते हैं, फिर राइट देखते हैं और फिर भगा जाते हैं। लेकिन अगर वो वहां पे खड़ा हुआ तो ऐसे चुपचाप से खड़े रहते हैं। तो इंडिया में ये सेबी बहुत ही स्ट्रिक्ट पुलिसमैन है और म्यूचुअल फंड्स। मुझे कई सारे लोग पूछते हैं कि सर हमारे पूरी जिंदगी भर के कमाए हुए पैसे क्या मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ? मैं कहता हूँ डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि ये पैसे सेफ है। आपके पैसे कम हो सकते हैं, जीरो कभी नहीं होंगे। आपने समझो 10,000 इन्वेस्ट किया और कल बाजार नीचे गया और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट उस स्टॉक मार्केट में किया होगा तो आपका वैल्यू 9,990 हो सकता है, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। तो ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बीच में एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, 21 दिन में पैसे डबल। ये वो वाला स्कीम नहीं है। हाँ, तो पॉइंट इज ये बहुत सेफ है। ऐसे ऐसे सीधी से जोक्स करने पड़ते हैं क्योंकि टू मेक द एटमॉस्फेयर लाइटर, यू नो। तो इट इज सेफ। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है म्यूचुअल फंड में, तो इट इज वेरी सेफ, राइट। फिर कन्वीनियंस, स्मॉल अमाउंट। कितने लग रहा है कि एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है, कितने रुपए की जरूरत है? एनी अमाउंट, एनी केस? मिनिमम 500, कुछ में तो मिनिमम 100। अब मुझे बताओ, यहाँ पे बैठे हुए एक भी लोग ऐसे हैं जो 1 महीने में 500 रुपीज नहीं बचा पाए? हमारे में कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है, पर बूंद दोगे तो सागर बनेगा ना। बूंद देना नहीं है और मेरा सागर नहीं बना, पर आपने बूंद दिया। 500 रुपए देने की बात है, पर हम 500 रुपए की इन्वेस्ट नहीं करते और फिर कहते हैं कि यार मेरी हालत बहुत खराब है,
जिम्मेदार मैं खुद, राइट? सो ये थाली, हाँ खाना खाने का टाइम हुआ है और ये ऐसी थाली देखिए तो और भूख लगती है। इसके बाद मेरा लेक्चर सुनने में किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा कि ये थाली कब दे रहे हो, बट ये थाली मैंने पर्पस ही रखी है। क्यों पता है? अब मैंने ये कहा कि ये वाले रोज सिर्फ रोटी और सब्जी खाएंगे, ये वाले सिर्फ दाल और चावल ही खाएंगे, कैसा लगेगा? आप लोग खड़े होकर वो गब्बर सिंह स्टाइल में बोलेंगे ये बहुत नाइस है ना? पॉइंट इज, इसके पीछे, थाली दिखाने के पीछे ये रीजन है कि म्यूचुअल फंड में इतने सारे टाइप्स ऑफ फंड्स हैं, आपको ये देखना है विच इज सुटेबल टू यू, है ना? तो पॉइंट इज कि इतने सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती है, आपको कौन सी स्कीम आपके लिए सुटेबल है, you need to ask your advisor, financial planning advisor, they will help you, right? So there are different equity schemes, debt schemes, hybrid, अच्छा equity schemes यानी प्योर इक्विटी बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, डेट जिसको बाजार से कोई लेना देना, हाइब्रिड यानी बैलेंस मिक्स दोनों का, कभी डेट में इन्वेस्ट करेंगे कभी इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। ये फंड मैनेजर अपने टेक्निकल कॉल्स लेते हैं कि कब इक्विटी में करना है कब डेट में करना है। सो फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड रिटायरमेंट है, चिल्ड्रंस एजुकेशन है, फिर है इंडेक्स स्कीम्स यानी ईटीएफ एंड ऑल दैट। ये सब बहुत टेक्निकल चीजें, बहुत डिटेल में जाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी। फिर देयर आर टू ऑप्शंस, ग्रोथ एंड डिविडेंड। ग्रोथ मतलब क्या कि जो हमारी क्यूमुलेटिव एफडी हुआ करती थी कि हम ऑन मैच्योरिटी, अब म्यूचुअल फंड में मैच्योरिटी जैसे तो कुछ है ही नहीं। अब जब बोलो आपको जब पैसे की रिक्वायरमेंट है आपकी वो मैच्योरिटी, तो ग्रोथ ऑप्शन इज योर मनी ग्रोथ, कीप ऑन ग्रोइंग एंड दिस इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल, इसको डिविडेंड स्कीम बोलते हैं, मतलब रेगुलरली यू कीप गेटिंग डिविडेंड, राइट? सर ले लो आगे, सर फोटो ले। तो अभी इन्वेस्ट कैसे करना है? तो लमसम, अब जैसे मेरा वो बंगलो था 10 करोड़ का, अब मैंने बेच दिया, एक ही बंगलो था, एक ही बार 10 करोड़ मिले, तो वो 10 करोड़ मैंने इन्वेस्ट किए, दैट इज लमसम, ठीक है? फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब जैसे मैंने यहाँ पे जॉब शुरू की, अब मुझे 1 लाख रुपए का तनख्वाह है और मेरा मैं सोच रहा हूँ कि 50-60,000 में मेरा सूरत में घर का एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो मैं म्यूचुअल फंड के लोगों को कहता हूँ कि आप मेरे सैलरी अकाउंट से एवरी मंथ 10,000 रुपीज मेरे म्यूचुअल फंड अकाउंट में ले जाओ। अब मुझे सैलरी हर महीने मिलेगी, तो दैट इज SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट? फिर कुछ लोग खड़े हुए पूछते मुझे कि सर लमसम अच्छा या SIP अच्छा? भाई मेरे जेब में रुपया कैसा है? अगर एक बड़ा रुपया है तो मैं लमसम करूं, अगर मेरे पास छोटे छोटे रुपए हैं तो मैं SIP करूं, राइट? अगर दोनों है तो दोनों करूं, राइट? कोई कंपैरिजन नहीं है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब क्या होता है कि एक स्कीम में मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं, अब दूसरी एक अच्छी स्कीम है जो परफॉर्म बहुत ज्यादा कर रही है, राइट? तो मेरा मन करता है कि उस स्कीम में भी थोड़ा सा बेनिफिट लूं, तो ये परफॉर्मिंग स्कीम में से थोड़े थोड़े पैसे एवरी मंथ या एवरी वीक निकाल के ये दूसरी स्कीम में जो मैं करता हूँ इन्वेस्ट, उसको सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बोलते हैं, ठीक है? और वैसे ही इंटर स्कीम स्विच, जैसे कोई फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मैं उस फंड में से पैसा निकाल के दूसरे फंड में ले जाता हूँ, ठीक है? तो SIP हो गई। अब SIP कैसे काम करती है? आपने सुना होगा राइजिंग मार्केट में भी फायदा होगा, फॉलिंग मार्केट में भी फायदा होगा, और बाजार ऊपर नीचे होता है तब भी फायदा होगा। तो सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आई एम इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज पर मंथ और NAV है 10 रुपए। अब ये NAV क्या होती है? सी फॉर एग्जांपल एक मैंगो होता है, अब मुझे मैंगो लेना है तो मैंगो का एक प्राइस होता है, राइट? से 25 रुपीज, तो 25 रुपीज इज द प्राइस फॉर वन मैंगो, ओके? वैसे ही NAV होती है, दैट इज द प्राइस टू गेट यूनिट्स
मैंगो मिलती है, म्यूचुअल फंड में मुझे यूनिट्स मिलता है, ठीक है। अभी मैंगो 25 रुपीज से कम होके 20 रुपीज हो गया। अब मैं 100 रुपीज लेके अगर पहले गया होता तो मुझे 4 मैंगो मिलती, अब बाजार नीचे आ गया, 20 रुपीज हो गया, तो अभी मुझे 5 मैंगो मिलेगी। तो जब भी स्टॉक मार्केट नीचे आता है, यू इन्वेस्ट बिकॉज यू विल गेट मोर यूनिट्स, है ना। तो यही एग्जाम्पल में दिखाया है कि व्हेन द राइजिंग मार्केट, तो मेरा वैल्यू बढ़ गया 60,000 का, 60,000 का मेरा वैल्यू हो गया, it is roughly around 83,000, right? But अगर फॉलिंग मार्केट में मुझे यूनिट्स ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, और वॉलेटाइल मार्केट हो जैसे अभी आमतौर पर चल रहा है, उसमें यूनिट्स भी मिल रहे हैं ज्यादा और हमारा वैल्यू भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर बाजार गिर गया, मेरा फंड का वैल्यू बहुत कम हो गया, मैं तो बंद कर रहा हूँ SIP। अरे सर, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग एट दैट टाइम। तब तो ज्यादा ऐड करना है क्योंकि यू आर गेटिंग मोर यूनिट्स, राइट। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि स्टार्टिंग एज अगर 25 है एंड यू इन्वेस्ट 1000 फॉर से till you attain the age of 60 यानी 35 years, तो you are investing 4,20,000 and the value becomes 23 lakhs। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है at the rate of 8%, just to show that आप जल्दी इन्वेस्ट करते हो 25 तो कितना होता है, 30 पे कितना होता है, 35 पे कितना होता है और 40 पे। So someone starting SIP of 1,000 at the age of 40 and someone starting 1,000 SIP at the age of 25, difference देखो कितना है, what is the amount of investment and what is the value of investment at the end of 60 years। तो this is just to show that के जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो, राइट। अब एक एग्जांपल के तौर पर ये just to show that के SIP का कितना पावर है, राइट। क्या वेल्थ क्रिएशन अंबानी एंड अडानी नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो अगर एक जनरेशन अगर तय करता है कि हमें भी वेल्थ क्रिएट करना है, एक जनरेशन मतलब ग्रैंडफादर, फादर, सन, ठीक है, एक जनरेशन अगर तय करता है कि हमें वेल्थ क्रिएट करना है, तो कितना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, 5,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, 5,000 रुपीज पर मंथ, एंड if they are getting 12%, तो 65 करोड़ हो जाता है, ठीक है। बट म्यूचुअल फंड में ऐसा है, जितना दिन आप ज्यादा रहते हो ना उतना परसेंटेज ज्यादा मिलता है। तो 15 पे 310 करोड़, 17 पे 890 करोड़, और 20% अगर हो तो कितना हो सकता है, एनी गेस। Suppose you are getting 20%. There are plenty of schemes in mutual funds who give very good returns. Okay. अगर 20% हो तो क्या हो सकता है? More than 1,000. Okay, good answer. चलो बता ही देता हूँ। 4,490 करोड़। ये ऐसे ही टाइप करके नहीं आया है, पूरा कैलकुलेटिव करके आया है। So it is not that way. My point is, this is the power of SIP. अब सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, आप बोलोगे 5,000 रुपए। आज से 20 साल पहले अगर मैं शादी कर रहा होता, मैंने आपको इनविटेशन कार्ड दिया होता, तो आप लोग मेरे शादी में आके कितना वो कार्ड कवर देते, 11 रुपए या 21 रुपए, इससे ज्यादा नहीं। 20 साल पहले 11 रुपए का मुझे कवर देते मेरी शादी में आके थे। लेकिन अगर आज मैं शादी कर रहा हूँ और आज मैं आपको वेडिंग का इनविटेशन कार्ड दे रहा हूँ, आप मुझे 100, 200, 500, इधर 11 रुपए नहीं करोगे। 11 की क्या वैल्यू है? 1100, मैं दोबारा शादी करने का मन कर रहा हूँ। डेफिनेटली अब तो मैं दोबारा। मैं पॉइंट इज, आज आप 5,000 देख रहे हो
इज इट। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है, जैसे मैंने एसआईपी में इन्वेस्ट किया, मेरे पास यहाँ पे अभी एग्जाम्पल नहीं है और टाइम भी नहीं है, इसीलिए ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, वरना आई कैन टेल यू कि टिल 31 दिसंबर 2099 तक का आपका इनकम का टेंशन इज टेकन केयर ऑफ बाय द सिंपल SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आई विल टेल यू मैथमेटिकली, जो एक 5वीं कक्षा के विद्यार्थी को भी समझ में आए। See, you have invested some amount of money in mutual funds, and that mutual fund is generating, say for example, 8%, 9%. Simple, हम बड़ी-बड़ी बातें नहीं करेंगे, ठीक है? Suppose you invested 10 lakhs or suppose you invested 10 crores, whatever amount it is, and that mutual fund is generating 10% or 9% or 8%. Suppose you withdraw 6%. Tell me when your money will get over? Your money will never get over, because पैसा कब खत्म होता है, जब आप कैपिटल से विड्रॉ करते हो। यहाँ पे आप कैपिटल को तो टच ही नहीं करते हो, राइट? आप वो जो प्रॉफिट पोर्शन है उसी से विड्रॉ करते हो, आपका पैसा ही खत्म नहीं होता, राइट? तो ये चलता ही रहता है। तो माय पॉइंट इज, सपोज यू हैव अ बिग अमाउंट ऑफ मनी विथ यू, तो इन्वेस्ट इट नाउ, गेट दैट 10% और जो भी 8%, 9%, 8%, व्हाटएवर। जब आपको लगे कि अभी कुछ भी नहीं हो सकता मेरे से, राइट, एंड यू नीड मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यू कीप विड्रॉइंग फ्रॉम दिस। आई विल टेल यू, जब पैसा कभी खत्म नहीं होगा, बिकॉज पैसा खत्म नहीं होगा, रीजन बिकॉज यू आर नॉट विड्रॉइंग फ्रॉम योर कैपिटल, you are withdrawing from the profit portion or the interest portion, right? So अभी इसमें ये रिस्कोमीटर होता है। रिस्कोमीटर इसीलिए होता है for a layman to understand that ये फंड कैसा है, how high risk high return, low risk low return, but medium risk to medium, ठीक है? नॉमिनेशन, अभी तो नॉमिनेशन कंपल्सरी कर दिया है, लेकिन मैं ये स्लाइड इसीलिए रखा है, प्लीज अभी आज और कल में देख लेना आपके कहाँ-कहाँ बैंक अकाउंट्स है, कहाँ-कहाँ डीमैट अकाउंट्स है, कहाँ-कहाँ इंश्योरेंस, कहाँ-कहाँ म्यूचुअल फंड्स है, उसमें अगर नॉमिनी नहीं है तो प्लीज ऐड कर लेना। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम होता है अगर उस इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी नहीं होता ना तो क्लेम करने में, राइट? तो माय पॉइंट इज, प्लीज आप देख लेना आपके जहाँ-जहाँ इन्वेस्टमेंट या बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट या जो भी कुछ है उसमें कि नॉमिनी है क्या नहीं, राइट? फिर एक स्कोर्स करके जो साइट है, अगर आपको कोई भी कंप्लेन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, तो जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं कि RBI के बैंकिंग मूवमेंट में, वैसे यहाँ पे स्कोर्स करके है म्यूचुअल फंड में। बट आई टेल यू, आई ट्रैवल अक्रॉस इंडिया, यहाँ म्यूचुअल फंड्स के स्टाफ इतने अच्छे हैं कि आपकी कंप्लेंट्स इमीडिएटली सॉल्व कर देते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, तो स्पोर्ट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। म्यूचुअल फंड लोकल ऑफिस में जाके आपको आराम से सॉल्यूशन मिल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कोटक म्यूचुअल फंड्स, एंड हियर वी एंड द टॉपिक अबाउट म्यूचुअल फंड्स। वुड लाइक टू आस्क कि कोई म्यूचुअल फंड्स को लेके कोई क्वेश्चन है? जो अभी हमने बात की उसको लेके कोई क्वेश्चन है? टाइम हुआ 12:51। अनदर 10-15 मिनट्स आप बैठ सकते हो, कुछ और बातें करें हम? थैंक यू। नहीं, मैं बता, तो म्यूचुअल फंड में या तो सब कुछ समझ में आ गया या फिर जी हाँ, गुड क्वेश्चन। मैडम कह रहे थे कि अच्छा, देयर आर 3 कैपिटल, मतलब एक डाइवर्सिफाई किया गया है अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक है लार्ज कैप, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन, उस कंपनी की टोटल कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर के हिसाब से, वो तो मार्केट कैप गिनते हैं।
नंबर 1 कंपनी से लेके नंबर 100 कंपनी तक जो भी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज जो भी कंपनी है वो लार्ज कैप में मानी जाती है। 101 से 250 वो मिड कैप में मानी जाती है और 251 एंड ऑनवर्ड्स, अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मोर देन 5000 कंपनी लिस्टेड है, तो 251 ऑनवर्ड्स सारी स्मॉल कैप में मानी जाती है। अब ऐसे कहा जाता है कि स्मॉल कैप इज द रिस्कीएस्ट वन बट इट गिव्स बेटर रिटर्न इन द लॉन्ग रन। तो कौन सा अच्छा, तो मैं यही कहता हूँ इसके जवाब में, लार्ज कैप अच्छा है, मिड कैप अच्छा है या स्मॉल कैप अच्छा है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एवरी इंडिविजुअल। सी मैडम की एज, मैडम की कैपिटल, मैडम की रिक्वायरमेंट और मैडम को कब पैसे चाहिए वापस वो अलग है, और ये मैडम की एज, ये मैडम की कैपिटल, ये मैडम की रिक्वायरमेंट अलग है। तो आई एज एन एडवाइजर कैन नॉट गिव सेम फंड टू बोथ ऑफ देम फॉर द सिंपल रीजन कि उनको पैसे वापस कब चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि स्मॉल कैप में इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू गेट गुड रिटर्न्स। अब मैंने मैडम को पैसे इन्वेस्ट कर लिए स्मॉल कैप में और मैडम ने 2 महीने बाद मुझे कहा और मार्केट क्रैश हो गया, तो स्मॉल कैप विल गेट डाउन मोर देन द लार्ज कैप, ठीक है। तो इनकी वैल्यू कम हो गई, तो ये क्या कहेंगे, चीटिंग की मेरे साथ। इट इज नॉट चीटिंग, मैंने उनको सही प्रोडक्ट नहीं दी। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड आउट विद दैट, जानने में बुराई क्या है। अगर आपका जो एडवाइजर है उसके साथ एक थाली में खाने का रिश्ता हो ना, तब भी मैं बोल रहा हूँ कि एक बार वो प्रोडक्ट को समझो कि आप किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट प्रोडक्ट, राइट। सो दैट अगर मैंने मैडम को स्मॉल कैप दे दिया एंड स्मॉल कैप इज रिस्की प्रोडक्ट और 2 महीने बाद मैडम ने मुझे कहा कि पैसे दो, अगर बढ़ गया तो शी विल गेट फैंटास्टिक रिटर्न, शी विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। बट अगर कम हो गया तो शी विल फील दैट ही चीटेड मी, उसने मुझे बोला था 10% मिलेगा, यहाँ पर मेरे 10% के लॉस हो गए। सो दैट इज द रीजन। सो ये हो गया डिफरेंट क्राइटेरियाज, देयर आर स्मॉल कैप्स, there are mid cap, there are large cap, then there are multiple, यानी large and mid cap होता है, then large, mid, small होता है, then कभी कुछ में गोल्ड को भी इन्वॉल्व करते हैं, कुछ पैसा गोल्ड में करते हैं। फिर there are schemes where they invest in say equities, यानी large, mid, small and debt funds also। तो ये बैलेंस फंड्स हो गए। हाइब्रिड फंड्स में बैलेंस फंड्स क्या करते हैं, The fund manager decides कि अभी इक्विटी बहुत रैली हो गई है, अब लग रहा है कि इक्विटी मार्केट गिरेगा, तो क्या करेंगे वो लोग, हमारा पैसा, हमको पूछते नहीं है वो लोग, हमारा पैसा डायरेक्टली दे इन्वेस्ट इन डेट फंड्स। अब लग रहा है कि मार्केट गिर गया, ठीक है, हमारा पैसा सेफ हो गया, अब मार्केट नीचे से अब लग रहा है कि मोमेंटम आएगी, ऊपर जाएगा, तो डेट फंड में से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, इक्विटी फंड में डालते हैं। This fund manager does it on their own, that is balanced funds, right? So there are various categories of funds. आपको टैक्स बचाना है तो पहले जो ओल्ड रेजिम में होते हैं उनको ATC के तहत 1,50,000 का बेनिफिट मिलता था, ठीक है। तो there are mutual funds where you invest, your money is locked in for 3 years, but you can save tax, right? एंड बैंक में एफडी करते हो तो वो 5 साल का लॉकिंग होता है, ईपीएफ में 15 साल का होता है और म्यूचुअल फंड में सिर्फ 3 साल का है। जी 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 प्लीज क्या in the market there are n number of funds available, companies are there. So what factors or the parameter one is to see which one is better. So we need to see just the return of last 3 years, 2 years, or some other parameters are also there that we need to see and decide. Yeah, this is the better mutual fund, we should go in there. So most and sir one more ULIP funds भी होते हैं, तो उसका भी थोड़ा बताइए। So very good question. There are more than 45 mutual fund companies in India. Okay, कौन से mutual funds में इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बताता हूँ। देखो म्यूचुअल फंड अल्टीमेटली
फंड मैनेजर 40, 50 या 60 कंपनीज में इन्वेस्ट करके वो हमको रिटर्न जनरेट करता है। नाउ सपोज मैं फंड मैनेजर हूँ, मैंने कोई स्कीम में मैंने 50 कंपनी खरीदी, ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि ये 50 कंपनीज ग्रो करेगी, लेकिन कुछ कंपनीज मेरे हिसाब से ग्रो नहीं कर रही, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा मेरे परफॉर्मेंस पे, राइट। तो मेरे अलावा जैसे मेरा कोई पीयर ग्रुप कंपनी है, हाँ मेरी कॉम्पिटिटर है, उसके भी फंड मैनेजर ने डिफरेंट 50 कंपनीज ली, कोइंसिडेंटली वो 50 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर गई, तो ही विल बी गेटिंग मोर रिटर्न्स, ही विल बी जनरेटिंग मोर रिटर्न्स देन मी, बट वो एक क्वार्टर हो सकता है। तो दैट इज नॉट द आइडिया कि एक क्वार्टर से आप डिसाइड कर लो कि ये फंड अच्छा है या ये फंड अच्छा नहीं है, बिकॉज शायद फंड मैनेजर की कुछ गलती हो गई हो कि उसने गलत स्टॉक ले लिया। अब मैंने अगर गलत स्टॉक ले लिया जो चल नहीं रहा है, तो मैं वो स्टॉक में से एग्जिट करके कोई दूसरा स्टॉक में एंट्री लूंगा और फिर उसको, तो यू नीड टू गिव मी सम टाइम टू परफॉर्म, राइट। बट कंसिस्टेंटली मैं अगर परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, देन आई एम नॉट अ परफॉर्मर, राइट। तो एक है। दूसरी बात कि जैसे आपने कहा कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ योर फंड बीइंग अ गुड, तो हर फंड का एक बेंचमार्क होता है, राइट। तो इफ मार्केट बढ़ रहा है और मेरा बेंचमार्क 10% बढ़ गया और मेरा म्यूचुअल फंड से 11 या 12% से बढ़ा, देन आई एम गुड। बट बेंचमार्क 10% बढ़ा, मेरा फंड 7, 8, 9% है, दैट मीन्स आई एम नॉट इवन परफॉर्मिंग बेटर देन द फंड बेंचमार्क, राइट। तो ये एक है कि तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। दूसरी चीज, ये तो ठीक है मैनेजेबल है, लेकिन बाजार गिर गया तो बेंचमार्क भी गिरेगा। अब मेरा फंड उससे बेंचमार्क से ज्यादा गिरता है तो गलत है, लेकिन बेंचमार्क से कम गिरा, दैट मींस कि दिस इज गुड, बिकॉज पूरा जो सेक्टर था वो ज्यादा गिर गया है, मेरा फंड उतना ज्यादा नहीं गिरा है, राइट। सो देयर आर वेरियस थिंग्स व्हिच यू नीड टू ऑब्जर्व कि क्या क्या है। तो दिस आर सम ऑफ देम, इट इज नॉट ओनली ये ऐसे तो मैं मतलब यू नो दिस गोज ऑन एंड ऑन ऐसा। बट हाँ थोड़ा सा यू देखो, कोई फंड 11% जनरेट करेगा, कोई 12% जनरेट करेगा, तो इट इज नॉट दैट, बट कंसिस्टेंटली जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो देन यू नीड टू स्विच टू सम अदर फंड व्हिच इज परफॉर्मिंग। सो फॉर दैट यू नीड टू रिव्यू। कई बार क्या होता है, हम इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं लेकिन कभी उसको देखते भी नहीं है। प्लीज डोंट डू दैट। एवरी 2-3 मंथ्स यू कीप ऑन रिव्यूइंग। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि मेरी बेटी अभी 2 साल की है और मुझे उसको 12वीं कक्षा में आएगी तब मुझे उसको मेडिकल में जाना है और मुझे उसके लिए 1.5 करोड़ या 2 करोड़ इकट्ठे करना है। मैं 9 साल बाद देखने जाऊंगा कि 10 साल बाद मेरे पैसे कितने हुए, और अगर उस वक्त नहीं हुए तो। बट यदि मैंने आज इन्वेस्ट किया, हर 2-3 महीने में मैं चेक करता हूं कि वो फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो आई कैन आस्क कि मेरा ये फंड सही जा रहा है, तुम्हें लग रहा है 10 साल बाद ये मेरा इतना कैपिटल होगा, नहीं लग रहा है तो शुड आई ऐड मोर, शुड आई स्विच टू समथिंग। ये रिव्यू एंड रीबैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। तो आप लोग कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हो और देखते ही नहीं हो, ठीक है बढ़ रहा है ना, नो। तो इसीलिए जो सर का क्वेश्चन है कि मेरा व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ माय फंड बीइंग अ गुड फंड, तो यही चीज है, यू नीड टू चेक विद इट रेगुलरली 2-3 मतलब 2-3 महीने के बाद हमेशा देखते रहना चाहिए, रिव्यू करते रहना चाहिए, राइट। और कोई क्वेश्चन? सो क्विकली थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं व्हाट इज इन। ये है बैंकिंग। बैंकिंग में सेविंग्स अकाउंट होता है, दिस इज वेरी सिंपल, सो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ये बहुत सिंपल सा है। तो बैंकिंग में एक सेविंग्स अकाउंट होता है, एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है और एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब एवरी मंथ यू हैव टू deposit from your salary or saving account to your recurring deposit and it grows
you get a higher percentage than what you are getting in savings account. ठीक है? फिर फिक्स डिपॉजिट, फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 लाख तक आपका कैपिटल और इंटरेस्ट, सपोज योर एफडी इज से 4 लाख रुपीस, सपोज आपका इंटरेस्ट इतने सालों से बढ़ते 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 5 लाख 1,000 हो गया, ठीक है, 5 लाख 1,000 हुआ। और इंडिया में तो कोई बैंक को होने वाला नहीं है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो यू विल गेट 5 लाख बैक, और 1,000 जो हुआ ना वो गया। सो दैट इज द इंश्योरेंस, राइट? सो इंश्योरेंस इज अप टू 5 लाख, ये याद रखना, मतलब इट इज टोटल ऑफ ऑल, राइट? फिर डिजिटल पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग अभी तो बहुत इजी हो गया है। यानी पहले ऐसे हुआ करता था कि अगर हम स्कूल में हैं कैसे करेंगे चेक दो ये करो, अभी तो एनईएफटी से आरटीजीएस से इजीली हो जाता है, और बैठे बैठे मोबाइल से ही हो जाता है। मोबाइल बैंकिंग इज वेरी इजी, यू नो, तो इट इज वेरी कन्वीनियंट ऑल्सो। फिर मोबाइल वॉलेट, पेटीएम है, एंड अभी तो वॉलेट आते रहे, अभी डिजिटल करेंसी आएगी, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। फिर कैश रखने की जरूरत ही नहीं है, घर में कभी भी चाहिए सीधा ये कर दो। क्या होता है अभी तो घर के बाहर जाते हैं, पहले एक जमाना हुआ करता था कि घर के बाहर ऐसे पैर रखना है तो पहले चेक करते थे जेब में पैसा है कि नहीं। फिर आया जमाना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का। अब जमाना है मोबाइल का। अब घर से बाहर है हम और घर से फोन आता है 1 किलो आलू ले आना, मुझे अरे पैसा तो नहीं है, बोलते मोबाइल तो है ना, गूगल पे कर ले। तो कितना इजी हो गया लाइफ, है ना? तो मोबाइल वॉलेट, पॉइंट ऑफ सेल, यानी जब हम कोई मॉल में या कहीं दुकान में जाते हैं वहाँ स्वाइप करवाते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, दैट इज पॉइंट ऑफ सेल। और फिर है यूपीआई। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट सिंपल सा है, डूज एंड डोंट्स, कभी किसी को पासवर्ड नहीं देना या ये नहीं, मतलब कोई भी गवर्नर ही क्यों ना फोन करे आपको तो भी नहीं देने का, या मोदी साहब आपको फोन करे ओटीपी दो तो भी बोलो सॉरी मोदी साहब, घर पे आके चाय पी जाओ बट वो ओटीपी नहीं देंगे, ठीक है? तो ये सब बातें सब पता है, लेकिन क्या होता है पता है, वो उस वक्त वो अपना नहीं होता। वो ऐसे ऐसे आजकल ये लोग एसएमएस करते हैं ना, कभी कभी तो अपना दिल अपने सब जानते हुए भी यू नो वी गेट टेम्प्टेड, एक बार लिंक तो करे यार क्या है, मतलब ये सो एट्रैक्टिव वर्ड्स के साथ ये लोग दे रहे